कहानी शुरू होती है दूर दराज के एक छोटे से चर्च से, जिसका नाम आर लेडी चर्च है। ये जगह देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान भी इसे बना के भूल गया। यहाँ सिर्फ 4 लोग मिलकर पूरे चर्च को संभालते हैं। सबसे पहले है मार्था, जो चर्च का हिसाब किताब और बाकी घर के काम देखती है। वो यहाँ की हेड केयरटेकर है। उसके साथ रहता है जैसन, जो एक अजीब और भुलक्कड़ बूढ़ा आदमी है। लेकिन चर्च की असली ताकत विक नाम के प्रीस्ट के पास है। इस चर्च में एक यंग प्रीस्ट जॉर्ड असिस्ट बनकर आता है। वो अपने दिल में सच्चाई, श्रद्धा और यकीन लेकर यहाँ आया है। लेकिन चर्च में कदम रखते ही उसका भरोसा टूटने लगता है, क्योंकि जो बूढ़ा प्रीस्ट बाहर से शांत और दयालु दिखता है, असल में वो एक खतरनाक तानाशाही निकला। विक का प्रवचन करने का तरीका काफी डरावना है। वो लोगों को प्यार और माफी का पाठ नहीं पढ़ाता, बल्कि उनकी कमजोरियां और उनके दर्द पर वार करता है। कभी कभी तो वो जानबूझकर गलत और जहरीली बातें भी फैलाता है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है। वो सिर्फ उन लोगों को अपने पास रखना चाहता था जो उसके सामने चुपचाप झुके रहते हैं। जो लोग उसकी बेइज्जती सह नहीं कर पाते, वो गुस्से में चर्च छोड़कर चले जाते हैं और विक उन लोगों को बेकार समझता है। और जो लोग सब कुछ सुनकर भी वहीं रुकते हैं, उनको वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। ये चर्च कम और एक खतरनाक गिरोह ज्यादा लगता है। फ्राइडे की शाम तक यहाँ तनाव और टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती है। चर्च के कुछ वफादार फॉलोअर भी इकट्ठे हुए। विक आगे बढ़ता है। जैसे ही हॉलवे खत्म होता है, विक चर्च के साइड वाले स्टोरेज रूम में चला गया। ये उसका एक सीक्रेट अड्डा था। वो चुपचाप यहाँ आकर शराब पीता और आराम करता। बाकी सारे काम वो जॉर्ड पर छोड़ देता। इस बीच जॉर्ड चर्च में धर्म ग्रंथ सेट कर रहा था। तभी अचानक एक जोर से आवाज पूरे चर्च में गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे स्टोरेज रूम के अंदर कोई भारी चीज गिर गई हो। जॉर्ड तुरंत स्टोरेज रूम की तरफ भागता है और उसके पीछे बाकी लोग भी वहीं आ जाते हैं। लेकिन अंदर का सीन देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। विक जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी पीठ में एक मेटल की कोई चीज घुसी हुई थी। डॉक्टर राइट तेजी से आगे बढ़ते हैं, मगर जॉर्ड अपने हाथ के खून को देख रहा था। वो घबराते हुए जॉर्ड को पीछे हटाते हैं और नीचे बैठकर बॉडी को चेक करने लगते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि मर्डर का वेपन भेड़िए के सर वाला कोई चाकू है। ये देखते हुए जॉर्ड के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। पिछली रात जॉर्ड की विक से बहस हुई थी, इसलिए वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए एक बार में चला गया। शराब के नशे में उससे गलती से लैंप पर रखा एक वुल्फ का हेड टूट जाता है और चर्च लौटते वक्त उसने वो टुकड़ा चर्च की खिड़की पर भी फेंक कर मारा था। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वही टूटा हुआ ऑर्नामेंट विक की पीठ में घुसा मिलेगा। पुलिस भी बहुत जल्द चर्च पहुंच जाती है। इन्वेस्टिगेशन की लीड कर रही फीमेल ऑफिसर काम में काफी तेज थी। उसने तुरंत पता लगा लिया कि वो वेपन पर सिर्फ जॉर्ड की उंगलियों के निशान हैं। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा था कि विक के गिरते ही सबसे पहले स्टोरेज रूम में सिर्फ जॉर्ड ही गया था। इसी बीच किसी ने जॉर्ड और विक की पुरानी लड़ाई की वीडियो भी इंटरनेट पर अपलोड कर दी। अब मकसद, सबूत और गुनाह सब कुछ जॉर्ड के खिलाफ जा रहे थे और कत्ल करने की वजह भी पुलिस को साफ दिख रही थी। जॉर्ड पूरी तरह से टूट चुका था। वो चर्च में घुटनों के बल बैठकर भगवान को बोल रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। चर्च में एंट्री होती है एक फेमस डिटेक्टिव की, ब्लैंक की। सिर्फ अपने कुछ मिनटों में जॉर्ड की बातों से और उसकी आंखों में देखकर उसने तुरंत पता लगा लिया कि जॉर्ड कातिल नहीं है। ब्लैंक और जॉर्ड तुरंत खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले दोनों मुर्दाघर पहुंचते हैं। ब्लैंक बहुत ध्यान से विक की पीठ पर लगा घाव को चेक करता है। उसे समझ आ जाता है कि चोट का एंगल और गहराई ऐसी नहीं थी जो घबराया हुआ इंसान दे सके। इसके बाद दोनों उसी बार में जाते हैं जहां जॉर्ड पिछली रात गया था। वहां वुल्फ हेड लैंप अभी भी लगा हुआ था, लेकिन ब्लैंक की नजर एक अजीब डिटेल्स पर जाती है। बार में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 सेम लैंप लगे हुए थे और अब दोनों ही लैंप के वुल्फ हेड गायब थे। यानी जॉर्ज जिस ऑर्नामेंट को तोड़कर लाया था, जरूरी नहीं कि वही विक की
पीठ में मिला हो। दोनों वापस चर्च पहुंचते हैं। ब्लैंक खाली चर्च के बीचों बीच खड़ा होकर पूरी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, विक चर्च के अंदर पहले से ही इंजर्ड होकर नहीं आ सकता, यानी उस पर अटैक स्टोरेज रूम के अंदर ही हुआ था। लेकिन स्टोरेज रूम की दीवारें इतनी मोटी थी, बाहर से किसी का अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तभी ब्लैंक के दिमाग में एक ऐसी पॉसिबिलिटी आती है, कहीं किसी ने कोई रिमोट डिवाइस तो यूज नहीं किया। इसके बाद दोनों स्टोरेज रूम के कोने कोने में चेक करते हैं, लेकिन पुराने कबाड़ के अलावा उन्हें सिर्फ एक लाइट कंट्रोल बॉक्स मिलता है जो चर्च की लाइट हैंडल करता है। तभी फीमेल ऑफिसर एक इम्पोर्टेंट क्लू देती है। वो बताती है कि मर्डर वाली रात क्राइम सीन पर 2 लाल धागे मिले थे, लेकिन उसी वक्त किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच और मर्डर वाली रात उसकी रिकॉर्डिंग में अचानक छेड़छाड़ होती है। ब्लैंक तुरंत छेड़छाड़ वाले टाइम को नोट करता है। दोनों टाइमिंग को एक दूसरे से मिलाता है, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि सिग्नल का इंटरफेरेंस होने के वक्त विक पहले ही जमीन पर गिर चुका था और जॉर्ड उसकी बॉडी को देख रहा था, यानी मिस्ट्री और भी उलझ गई थी। अब सारे क्लू जैसे रुक से गए थे। तब ब्लैंक जॉर्ड को बोलता है, मुर्दे वाले दिन एक एक छोटी छोटी डिटेल्स लिखो, चाहे वो कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो। और इस राइटिंग में एक बड़ी गलती सामने आती है। जॉर्ड मान लेता है, जब वो विक की बॉडी चेक कर रहा था तब उसने दरवाजे के पीछे रखा एक वाइन का जग देखा था, लेकिन उसने ये जानबूझकर पुलिस को नहीं बताया, बल्कि चुपचाप से वाइन का जग वहाँ से हटा दिया, क्योंकि जॉर्ड नहीं चाहता था कि बिलीवर्स को पता चले कि विक चुपके से दारू पीता है। जॉर्ड मरने के बाद भी विक की इमेज बचाना चाहता था। ये सुनकर ब्लैंक को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है जॉर्ड की ये अच्छी नीयत बीच में दखल देगी और उसके लिए मुश्किल बना रहा है। अब ब्लैंक डिसाइड करता है कि वो सिर्फ क्लू ढूंढने का वेट नहीं करेगा, अब वो खुद किलर को बाहर निकालने की चाल चलेगा। विक के फ्यूनरल का फायदा उठाकर ब्लैंक ने सारे सस्पेक्ट को एक जगह इकट्ठा कर लिया। विक को चर्च के एक स्पेशल अंडरग्राउंड में दफनाया गया था। ये एक ऐसी कबर थी जो बाहर से सिर्फ मशीन से खुलती थी, लेकिन अंदर से उसे आसानी से धक्का देकर खोला जा सकता था। फ्यूनरल का माहौल बहुत ही घुटन भरा और डरावना था। हर इंसान मन ही मन कोई ना कोई चीज छुपा रहा था। ब्लैंक के सवालों का सामना करते हुए ड्राविन एक शॉकिंग बात बताता है। असल में विक उसका असली बाप है। जो आदमी चर्च में सच्चाई की बातें करता था, असल में वो बहुत बड़ा कमीना इंसान था। अपनी मौत से सिर्फ 1 हफ्ते पहले विक ने सबके सामने माना था कि उसे अपने ग्रैंडफादर की बड़ी रियासत मिल गई है। डार्विन को सिर्फ इतना पता था कि ईवा एप्पल नाम की कोई चीज विरासत से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो एग्जैक्ट कहाँ छुपी है ये किसी को नहीं पता। ब्लैंक और जॉर्ड विक के ऑफिस में रखी एक क्रिस्टल बॉल डॉल को तोड़ देते हैं, लेकिन अंदर उन्हें सिर्फ टूटे हुए गिलास के टुकड़े मिलते हैं। जब दोनों को लगता है कि केस रुक गया है, तभी जॉर्ड को एक छोटा सा बिल उसकी जेब से मिलता है। वो क्रेन रेंट का बिल होता है। ब्लैंक तुरंत जॉर्ड को क्रेन कंपनी में कॉल करने को बोलता है। तब पता चलता है विक ने अपनी मौत से सिर्फ 1 दिन पहले क्रेन को रेंट पे किया था। अब सवाल ये था, एक आदमी जो मरने वाला है वो क्रेन क्यों रेंट करेगा? तभी फीमेल पुलिस ऑफिसर भी चर्च में पूछताछ करने पहुंच जाती है और सबसे सवाल करना शुरू करती है। उसके हिसाब से मर्डर के वक्त 9 सेकंड में सिर्फ जॉर्ड ही स्टोरेज रूम के आसपास मौजूद था और साइड में खड़ा हुआ ब्लैंक बस चुपचाप स्माइल कर रहा था। तभी तेज बारिश में जॉर्ड की नजर एक ऐसे सीन पर पड़ती है जो उसके होश उड़ा देती है। नई सील की गई कबर अचानक जोर से टूटकर खुल जाती है और अंधेरे के अंदर से धीरे धीरे एक आदमी बाहर निकलता है। वो विक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत के बाद दोबारा जिंदा हो गया हो। उसके सामने ब्लैक कपड़े पहने एक आदमी लालटेन लेके खड़ा था और दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। जॉर्ड बिना सोचे उनके पीछे भागता है, लेकिन अचानक वो फिसलकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पास एक लाश पड़ी होती है, लेकिन वो विक नहीं होता, वो जेसन था जो मार्था से प्यार करता था। तभी ब्लैंक वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर जॉर्ड डर के वहां से भाग जाता है। पुलिस को जेसन की बॉडी मिलती है और सारे सबूत जॉर्ड के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन ब्लैंक अभी भी अजीब तरह से शांत था। वो तुरंत जॉर्ड को गाड़ी में बैठाता है और पूछता है डॉक्टर ब्राइट कहाँ रहता है।
दोनों बिना वक्त गवाए डॉक्टर ब्राइट के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें एक तेज केमिकल की बदबू महसूस होती है। दोनों बेसमेंट में उतरते हैं और सामने का सीन देखकर सन्न रह जाते हैं। विक की बॉडी बाथटब के किनारे लटक रही थी और बाथटब पूरा एसिड से भरा हुआ था। ब्लैंक तुरंत उस लिक्विड को बहाना शुरू करता है। चर्च के बीचों बीच खड़ा ब्लैंक अब सबको असली सच बताना शुरू करता है। असल में ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक मर्डर की सोची समझी साजिश थी। उसे बार में सच में 2 वुल्फ के ऑर्नामेंट मिले थे और जो वुल्फ हेड विक की पीठ में घुसा था वो जोड़ वाला नहीं था, वो एक स्पेशल बनाया गया मैकेनिज्म था। किलर ने वुल्फ हेड को विक के रोप के जैसा कलर किया था। उसके अंदर नकली खून भरा गया था और उसे विक के कपड़ों पे सील दिया गया। क्राइम के सीन पर मिले 2 लाल धागे इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए यूज हुए थे। जैसे ही विक ने ड्रग वाली शराब पी और बेहोश हुआ, किलर ने मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया और खून बाहर निकलने लगा। जैसे सबको लगा हो कि उसकी पीठ से खून बह रहा है। सब शॉक में थे। तब फेक डॉक्टर ने बॉडी चेक करने का ड्रामा किया और जैसे ही मार्था चीखी सबका ध्यान वहां चला गया और उसने कैनिफ सीधा विक के दिल में घुसा दिया। ये पूरा टीम वर्क था। जब ब्लैंक किलर का नाम बताने वाला था तभी सूरज की एक रोशनी जैसे उसे रोक रही हो। वो चुपचाप रहने का फैसला करता है। सबके जाने के बाद असली किलर चर्च के अंदर आती है। वो मार्था थी। रोते हुए मार्था 60 साल पुराना एक राज बताती है, इवाज एप्पल। असल में ये एक बहुत बड़ा डायमंड था। इस डायमंड को अपनी लालची बेटी से बचाने के लिए मार्था के बाप ने उसे निगल लिया था और डायमंड उसके साथ कब्र में चला गया। मगर विक को इस छुपी हुई विरासत का पता चल गया था, इसलिए उसने अपने ग्रैंडफादर की कब्र खोदने के लिए क्रेन रेंट पे की थी। चर्च की पवित्रता बचाने के लिए मार्था ने फेक डॉक्टर के साथ मिलकर विक को मारने की प्लानिंग की। जेसन को मरे हुए विक का रूप धारण करने को कहा जाता है ताकि वो केव में जाके डायमंड को निकाल सके, लेकिन इंसानी लालच मरते हुए सोच से भी ज्यादा बदल निकला। फेक डॉक्टर को वो डायमंड मिल गया था, लेकिन डायमंड मिलते ही उसने सैम को मार दिया और जॉर्ज को फंसाने की कोशिश की। उसे लग रहा था अब वो जीत चुका है, लेकिन बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मार्था को उसकी हर चाल का पता है। डॉक्टर के घर पे मार्था जानबूझकर डायमंड को जमीन पर गिरा देती है और जैसे ही डॉक्टर लालच में आकर डायमंड उठाने झुकता है, मार्था जहर वाली कॉफी का कप बदल देती है। कॉफी पीते ही डॉक्टर की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को एसिड टैंक में फेंक दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि बाथटब में ब्लैंक को 2 लाश मिलती है, एक विक की होती है और दूसरा उस डॉक्टर की। मार्था धीरे धीरे चर्च के अंदर आती है। उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब लग रही होती है क्योंकि वो पहले ही जहर खा चुकी थी। फिर वो जॉर्ज को सच बताती है कि विक को इवा एप्पल डायमंड के राज का पता चल गया था। चर्च को बचाने के लिए उसने फेक डॉक्टर के साथ मिलकर विक का मर्डर प्लान किया, लेकिन बाद में डॉक्टर खुद डायमंड के लालच में अंधा हो गया। उसने जेसन को मार दिया और जॉर्ज को फंसाने की कोशिश की। तब मार्था ने जहरीली वाली कॉफी देकर डॉक्टर को मार दिया। ये सब बताते हुए मार्था धीरे धीरे मर रही होती है। तभी डायमंड उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और कुछ दिनों बाद कैमरा धीरे धीरे चर्च में बनी एक नई मूर्ति पर जूम करता है। उस मूर्ति के बीच वही डायमंड लगा होता है और वो तेज रोशनी से चमक रहा होता है। वो डायमंड जिसने इतनी सारी मौत और खून बहाया था, आखिर में वही चर्च की पवित्रता की रोशनी बन जाता है और कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लाइक का वेट करूंगा।